मैं सिर्फ क्लासरूम के बाहर देखता रहता था कि मैदान में क्या चल रहा है, और जैसे ही छुट्टी होती थी घंटी बजती थी कि भाई क्लासेस खत्म, हम सबसे पहले मैदान में होते थे। एंड आई रियलाइज्ड एक बहुत बड़ा मिथ है आपकी इंडस्ट्री का कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। बम्बई पहुंच के किसी को मैं जानता नहीं था, वो शहर बिल्कुल नया था। जो पहले के ज़माने में जो हम सुनते थे ना कि मूवी शूट हो गई, फिर वो डबिंग अलग हो रहा है और पूरा वो चला गया है, अब लाइव है। वो चाहते हैं कि आपको जो काम दिया गया वो करो और आप जाओ। कुछ मूवीज़ पे ऐसा डायरेक्टर्स के लिए भी आई हैव रेड क्या टच कर दिया है, मुश्किल है रिक्रिएट करना वो मैजिक अगेन। तो शायद मेरी पर्सनैलिटी आज भी वो नहीं है जो आर्टिस्ट की होती है शायद। Hi everyone, we are back with our podcast Life Uncovered with Vaibhav। आज बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज आज हम अपने सारे रूटीन्स ब्रेक कर रहे हैं। ट्रेडिशनली आपने अगर पॉडकास्ट हमारे सारे देखे हैं तो इससे पहले ऑल ऑफ देम हैव बीन माय फ्रेंड्स एंड आई हैव अ न्यू फ्रेंड लिटरली हियर विद अस, बट वी डोंट हैव समवन फ्रॉम द इंश्योरेंस हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रीज जिनसे हम लाते हैं। बट आई थिंक जिनसे आज मैं मिलाऊंगा इससे बेटर कोई स्टोरी टेलर आज तक नहीं आया है। सो वी हैव प्रमोद जी इन द हाउस। मिस्टर प्रमोद पाठक इज अ renowned theatre personality. He's worked in certain movies and web series. I was introduced to him by a very dear friend जिसको आपने recently एक और एपिसोड पे देखा था, पुनीत उर्फ पुन्नी, and that's how it happened. I've known him for hardly 48 hours, वो भी नहीं हुए होंगे actually 36 hours roughly, but ऐसा लगता नहीं है इनसे बातें करते करते इतने सारे किस्से कहानी हुई। So when I was talking to him yesterday over a cup of milk, and he's also a teetotaler, so am I. So we were having our cup of milk and मैंने कहा कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं, आप प्लीज़ डू शेयर। सो आई विल लेट हिम शेयर द स्टोरीज, बट सर दो स्टोरीज जो मैं स्पेशली चाहूँगा अपनी व्यूअर्स को जी, if you can share, is the passion with which you moved from corporate career to acting, वो जो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एंड फुटबॉल लेजेंड के साथ जो आपका कल आप बता रहे थे, दैट वाज आल्सो उसी समय मेरे को ट्रिगर हुआ जब मैंने कहा यार जी, इट्स नॉट ओनली थिएटर, इट्स आल्सो अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स डाइवर्सिटी जिसको बोले, एंड वी आर एट अ स्टेज इन लाइफ वेयर वी ऑन अ हाइंडसाइट वी कैन सी कितनी सारी चीज़ें हम और तरीके से कर सकते थे, कितनी सारी चीज़ें हमने अच्छी कर ली, राइट, यस। मौका लगेगा तो शायद हम वापस जाके सेम चीज़ें करें, कुछ चीज़ें शायद बेटर करें। बिल्कुल, बट ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड पहली तो जो बात है कि जो यात्रा है जो शुरू हुई एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन में जहाँ मैं पढ़ने गया, हाँ, हॉस्टल में, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में, और मैं 5वीं से लेके 12वीं क्लास तक, कक्षा तक वहाँ पे पढ़ाई की मैंने। बहुत खूबसूरत जगह थी। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को अगर मैं इकट्ठा करके देखूं तो बहुत सारे जो पल हैं वो उस जगह में बीते हैं मेरे साथ। और बचपन से ही मैं थोड़ा बुक वर्म तो नहीं, पर मैं बाहर की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। खेल कूद, मैदान, क्लासरूम्स और पढ़ाई में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ क्लासरूम के बाहर देखता रहता था कि मैदान में क्या चल रहा है। हाँ। और जैसे ही छुट्टी होती थी घंटी बजती थी कि भाई क्लासेस खत्म, हम सबसे पहले मैदान में होते थे। तो फुटबॉल खेलने का शौक़ था, फुटबॉल खेलते थे तो ठीक ठाक भी खेलना शुरू कर दिया था। तो 9वीं 10वीं तक स्कूल रिप्रेजेंट करने लग गए थे फुटबॉल में। तो इंटर पब्लिक स्कूल चैम्पियनशिप होती थी और मेयो कॉलेज अजमेर में होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की बात है। तो मैं शायद 11वीं या 12वीं में था और उस टूर्नामेंट में मैं मेयो कॉलेज गया था खेलने के लिए। और वहाँ पे पूरे इंडिया के कुछ 15-20 स्कूल्स जो है वो आते थे अपनी अपनी फ़ुटबॉल टीमों के साथ में, और वो कुछ हफ्ते 10 दिन का शायद जो भी वक्फा होता था उसमें आके वो उस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते थे। तो मैं विंगर खेलता था, फुटबॉल फॉरवर्ड था, लेफ़्ट आउट। तो हमारे कुछ शुरुआती मैचेस हुए और उसी बीच कुछ हल्ला हुआ हमारे पूरे कैंपस के अंदर, जितनी भी टीमें रुकी हुई थी। और एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में ब्रीफली, पर फिलहाल जो फुटबॉल का जो मेरा इंसिडेंट हुआ, सडनली हमको एक बच्चे की खबरें बहुत आने लगी कि यार कोई एक ऐसा प्लेयर है जो
इस टूर्नामेंट में छाया हुआ है और वो नॉर्थ ईस्ट का है। और हमारे साथ लकीली मैचेस नहीं हो रहे थे, बट बाकी की टीमों के साथ उनके मैचेस हो रहे थे। और वो टीम जो है किसी को 8-0, 10-0, 12-0 इस तरह से वो टीमों को पटक के हरा रहे थे। और हम लोग हैरान थे कि भाई क्या है, कौन सी टीम है। और उसमें एक पर्टिकुलर प्लेयर की बड़ी तारीफें थी और हम लोग देखना चाह रहे थे कि ये है कौन, ये कौन सा प्लेयर है। तो ताशी नामग्याल एकेडमी करके ये स्कूल है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एफिलिएटेड स्कूल था, जहाँ पे आई थिंक स्पोर्ट्स को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। हमारा तो स्कूल प्राइवेट स्कूल और ऊपर से एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो हमारी प्लेइंग स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत अच्छे नहीं थे, बट कॉम्पिटेंट प्लेयर्स थे हम। तो हम लोग उस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, बट लकीली हमारा उस पर्टिकुलर स्कूल के साथ मैच नहीं हुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ताशी नामग्याल एकेडमी की। हाँ जी। पर वो जो प्लेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो चाइल्ड जीनियस टाइप का प्लेयर था, प्रोडिजी। और बाद में 10-15 साल बीते और जब मैं बम्बई में था एंड सडनली खबरें आने लगी, वो जो बच्चा था जिसने तमाम गोल उस टूर्नामेंट में मारे थे, वो हार्डली उस समय मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में था और मुश्किल से मेरे ख्याल से 13 से 14 साल की उम्र रही होगी। और हम सब 17-18 साल के मुस्टंडे टीमों में थे और वो एक बच्चा ताशी नामग्याल एकेडमी की टीम में था। और टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई, वो बातें भी ख़त्म हो गई कि भाई ये प्लेयर ऐसा ऐसा। पर सडनली 3-4 साल के बाद पता लगा कि वो इंडियन टीम में था और इंडियन टीम का आगे जाके कैप्टन भी बना। और वो बच्चा था भाईचुंग भूटिया। वाह। और उसने बचपन से ही करामातें करनी शुरू कर दी थी। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। हमें लगा कि बच्चा है क्या करेगा, बट सडनली यू रियलाइज कि इफ़ यू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू गो अहेड इन लाइफ एंड डू वंडर्स इन योर करियर। तो वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था। और अब मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा पैशन भी फुटबॉल था। मैं चाहता था कि मैं खेलूं, पर बिजनेस क्लास फैमिली से था और सडनली खेलते इंजरीज वगैरह इतनी हुई कि आगे खेलने का मौका नहीं था। तो बिज़नेस छोड़ के ये हुआ कि अब कुछ और करेंगे। मेरा मन लगता नहीं था बिज़नेस में। और वन फाइन डे मैंने घर में सबको बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, और मैं बम्बई आ गया। मैंने बीकॉम किया है, सिंपल ग्रेजुएशन। और बम्बई पहुँच के किसी को मैं जानता नहीं था, वो शहर बिल्कुल नया था। और मैंने सोचा कि 7 दिन के अंदर अंदर जो पहली नौकरी मुझे देगा मैं वो कर लूँगा, चाहे कितने भी पैसे हों, कुछ भी हो, बस मुझे किसी तरह सरवाइव करना है, टिक जाना है इस शहर में। तो पहली जो नौकरी मुझे ऑफ़र हुई वो मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप, एक मार्ग, करेक्ट। ORG मार्ग, जो अब ORG मार्ग हो गया, उस समय मार्ग था वो। टीटू आलूवालिया जी ने शुरू किया था वो। करेक्ट। तो उसमें मुझे जॉब मिल गई एज अ मार्केटिंग रिसर्च एग्जीक्यूटिव। लवली। तो वो मैंने कर ली। मुझे कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, और धीरे धीरे ऑन द जॉब सीखा। तो उस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने 15 दिन के अंदर अंदर बम्बई शहर क्या है, उस समय बम्बई होता था, 96-97 की ये बात है। बम्बई शहर और मुंबई को मैं 15 दिन के अंदर अंदर इतने अच्छे से जान गया, शायद लोकल्स भी नहीं जानते थे। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं मुंबई के अलग अलग किनारों में, हिस्सों में, कभी इसको मिल रहा हूँ, कभी उसको मिल रहा हूँ, कभी मैं शॉपकीपर से भी मिल रहा हूँ, तो कभी किसी टॉप कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ भी बैठ के उनके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कर रहा था सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सर्वाइव करना था शहर के अंदर। पर कुछ तो मिसिंग था, क्योंकि स्पोर्ट्स छूट चुका था और बिजनेस करना नहीं था। मुंबई आ गए थे, पता नहीं क्यों आए थे, सर्वाइवल के लिए नौकरी कर रहे थे, पर कुछ मिसिंग था जो छूट रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और मैं घर से बोल के निकला था कि मुझे जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और करूँगा वही जो मेरे मन का होगा। करेक्ट। तो जैसा कि हर आम हिंदुस्तानी का सबसे सस्ता मनोरंजन क्या होता था पिछले 25-30 साल पहले, वो था सिनेमा हॉल जाओ, मूवीज़ देखना, 40-50 रुपए की टिकट खरीदो और 3 घंटे जो है एसी में आप बैठ के आराम से सिनेमा देखो। तो मैंने वो करना शुरू किया शाम को नौकरी के बाद, जस्ट टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सी वेयर आई एम गोइंग। करेक्ट। तो 10-15 दिन में सारे सिनेमा देख डालते थे, सिंगल स्क्रीन थिएटर का ज़माना था।
तो किसी को मैंने बोला कि यार क्या और क्या कर सकते हैं हाँ। इस शहर में। तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई तुम सिनेमा देखने के शौकीन तो तुम सिनेमा देखो। मैंने कहा हाँ वो तो देख के ख़त्म हो जाता है, फिर 15 दिन में और क्या करूँ। क्या करें, सही और आप जब यंग होते तो एनर्जी इतनी होती है कि आपको लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो किसी ने बोला कि तुम थिएटर देखना शुरू करो। तो अब थिएटर हमारे कानपुर शहर में या फिर नैनीताल वगैरह में यही था कि 4 लोग इकट्ठा हुए और कुछ भी मन में आया बना के सो कॉल्ड ड्रामा बोल के कर दिया। मैंने कहा यार उसमें क्या मज़ा है, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बोला कि अरे तुम जाके देखना तो शुरू करो। तो खैर मैं वन फाइन डे पहुंच गया बांद्रा में, सेंट एंड्रूज करके एक थिएटर है, वहाँ पे कोई कमर्शियल नाटक हो रहा था और मेरा बड़ा मन था कि मैं देखूं, पर फुल हाउस था। तो टिकट मिला नहीं। अब पता नहीं, छोटे शहर का होने का एक फ़ायदा मुझे ये समझ में आया कि इग्नोरेंस होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो मैं पीछे बैक स्टेज पहुँच गया और मैंने पूछना शुरू किया कि भाई मुझे जो भी इस शो के करता धरता है उनसे मिलवा दीजिए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, कुछ भी नहीं पता था। मैं बस उनको ये बोल रहा था कि बस मुझे मिलना है, मुझे एक टिकट मिल जाए बस। हाँ। अब किसी ने मुझे जो है मिलवाया। एक साहब थे विनोद रंगनाथ साहब, हाँ। उनसे मैं बैक स्टेज में मिला, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस शो के। मैंने उनको बोला कि टिकट चाहिए, तो वो हंसने लगे मेरे ऊपर, बोले कि भाई ये तो नहीं हो सकता, फुल हाउस है, तो हम कहाँ से टिकट दे देंगे आपको। हाँ। आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं अब आज तो कुछ देखना ही है। खैर वो बात आई गई होगी, फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे ऐसे तो नहीं जाऊँगा मैं, मुझे आपके साथ काम करना है। वो क्यों बोला मैंने आज तक मुझे नहीं पता है। मैंने बस बोल दिया कि मुझे आपके साथ काम करना है। क्या सरस्वती रही? हाँ पता नहीं सरस्वती थी कि वो अहमक बात मुंह से निकल गई कि आप हो सकता है कि मैं बोलूँ काम करना है तो शायद टिकट दे दोगे। तो वो हंसने लगे, बोले कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हम लोग तो सब प्रोफेशनल लोग हैं, अलग अलग फील्ड से आए हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं कमर्शियल नाटक के लिए और धीरे से हम निकल जाएंगे यहाँ से काम करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम साथ में काम करते हैं। तो मैंने बोला कोई और चीज़ होगी जहाँ पे आप लोग मिलते होंगे, तैयारी करते होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ हमारा एक थिएटर ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप, आप वहाँ आइए और देखिए नाटक देखिए। तो मैं इस तरह से उनसे मिलने के बाद उनके कहने पर पृथ्वी थिएटर पहुँचा जहाँ पे उस ग्रुप का शो हो रहा था और वहाँ से मेरा जीवन बदला, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैंने देखी ऑन स्टेज वो देखने के बाद मेरी आंखें एकदम चमत्कृत हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या देख लिया ये। और मैं बाहर निकला तो मैं ये डिसाइड कर चुका था कि अब नौकरी चलती रहेगी, करता रहूँगा, पर ये भी करना है किसी तरीके से, किसी रूप में। एक्टिंग करनी है ये नहीं आया मेरे दिमाग में, पर यह है कि इस चीज़ से जुड़ना है, इसके आसपास रहना है। और यकीन मानिए उस एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस स्टेज का जो देखा मैंने, उसको देखने के बाद विदिन 1 ईयर मैंने वो जो कॉर्पोरेट जॉब थी वो छोड़ दी और मैं नाटकों में और थिएटर में जो है फुल टाइम घुस गया उसी ग्रुप के साथ में। करेक्ट। और शुरुआती 5, 6, 7 साल तक सिर्फ ये लगा कि यही जीवन है, यही करते रहेंगे। हालांकि पैसे नहीं थे तो सर्वाइवल के लिए उसी फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ें करते रहते थे। बैक स्टेज में कभी पैसे मिल गए, कभी साउंड ऑपरेट कर दिया किसी के लिए, कभी फैशन शोज़ में जाके बैक स्टेज कर लिया, हेल्प कर दी लोगों को, टेक्निकलिटीज़ में टेक्नीशियंस के साथ बैठ के काम कर लिया। तो सर्वाइवल करते रहे, पर कॉर्पोरेट जॉब कब छोड़ी और ये फील्ड में आ गए, ये बहुत ही एब्रप्टली हुआ, वन फाइन डे हो गया। तो आज यहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने और आज भी इस फील्ड में हूँ, मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि बहुत ही स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था कि ये करना है। नहीं बट क्या होता है कि कई चीज़ें तो लिखी होती हैं जी, लाख में अगर कोई माने तो। जी। दूसरा कई बार आदमी बना किसी चीज़ के लिए होता है, उसको आइडिया नहीं, बट आपने जो चीज़ बोली उसमें मैं एक और चीज़ सोच रहा था अपने हिसाब से। आप बताइएगा, आपने ज़्यादा देखा है मेरे से ज़्यादा। बट जो लोग स्कूल में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं पढ़ाई को छोड़ के, जी जी, दे आर स्लाइटली मोर, एंड दिस इज माई बिलीफ, दे आर स्लाइटली मोर ओपन टू न्यू चैलेंजेस, नई चीज़ें करना। बिकॉज
वो सिर्फ फर्स्ट आना में नहीं अटके होते हैं, जी जी। वो रिस्क लेने को ज़्यादा तैयार होते हैं। इस पे यू हैव अ डिफरेंट थॉट, सेम थॉट क्या है आपका? नहीं, मेरा मेरा ये मानना है, एटलीस्ट मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ, बाकियों का तो मुझे उतना पता नहीं, इसको जनरलाइज करना भी थोड़ा गलत होगा। पर मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली मेरी पर्सनालिटी जो थी बहुत डिफरेंट थी। जो आर्टिस्ट की पर्सनालिटी होती है, या जनरली जो लोगों की ओपिनियन होती है आर्टिस्ट को लेके, और ख़ास तौर पे एक्टर को लेके, कि आउट गोइंग होते हैं, बॉइस्चरस होते हैं, वेरी सोशल, जनरली जो लोगों की मान्यता होती है, मैं बिल्कुल वैसा नहीं था। आई वॉज अ वेरी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, प्राइवेट, और मैं बहुत अपनी दुनिया में रहता था। स्पोर्ट्स इसीलिए करता था क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था। व्हेन आई एम इन द फील्ड, आई एम प्लेइंग, इट्स माई वर्ल्ड। बिल्कुल। फील्ड के बाहर क्या हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फील्ड जैसे ही मैचेस ख़त्म होते थे, देन आई यूज्ड टू बी वेरी काइंड ऑफ टू माई सेल्फ, विद इन माई सेल्फ। एंड तो इस फील्ड में आने का आज तक मैं शायद अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि वो मेरी पर्सनैलिटी की डिफरेंट थी चीज़। जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी थी, और शायद आज भी है, उसके बिल्कुल स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड की ये फील्ड थी, जो आर्टिस्ट या एक्टर की जो कैटेगरी है। एंड सडनली जो रिस्क की बात कर रहे हैं या चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, शायद वो मुझे उसमें दिखा कि यार ये वो चीज़ है जो शायद मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसको करके देखता हूँ, शायद कुछ होगा इसमें, शायद मज़ा आएगा, और शायद वही डिस्कवर कर रहे हैं। और मैंने कुछ फ्रेंड्स को कई दफ़ा बातों बातों में ये बोला भी है कि मैं एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है। आज तक मज़ा आ रहा है। जिस दिन मज़ा आना बंद होगा शायद मैं नहीं करूँगा एक्टिंग। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था ये तो ऑन द वे ये चीज़ मेरे पास आ गई लाइफ में। आई स्टम्बल्ड अपॉन इट एंड आई फेल्ट कि ओह दिस इज़ समथिंग ग्रेट, मुझे ये करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। पर जिस दिन मज़ा आना बंद होगा शायद मैं नहीं करूँगा ये। आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट समथिंग न्यू विच इज़ फन एंड विच इज़ एक्साइटिंग। तो शायद मेरी पर्सनैलिटी आज भी वो नहीं है जो आर्टिस्ट की होती है शायद। नहीं, इसमें भी मैं, आपने खैर आर्टिस्ट वर्ल्ड ज़्यादा देखी है, पर जो मेरे को लगता है कि आप एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज यू डोंट ओनली एक्ट, यू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आपका स्कोप ऑफ डिस्कवरी बहुत है। बिकॉज यू डायरेक्ट, यू राइट, यू प्रोड्यूस प्लेस। तो इट्स नॉट ओनली वन वे कि मैं सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ या मैं सिर्फ मूवीज में एक्ट कर रहा हूँ। आप मूवीज, सीरीज, थिएटर पे प्रोड्यूस करना, सो मैनी चीज़ें आप जब करते रहते हैं। और जो मैंने अभी पिछले लाइक ऐसे 36 घंटों में देखा है, एक्सप्लोरिंग न्यू सिटी, आज आप फोर्ट गए, आपने वो ढूंढा, जसवंतपुरा देखा, भाटी के यहाँ चाय पी कल अपन ने, अभी भी पी है। तो वो जो डिस्कवरी जब तक होती रहती है, तो आई थिंक वो एक अंकुर नए फूटते रहते हैं जिंदगी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक वो राइटिंग, डायरेक्टिंग और बाकी और चीज़ों में जो मैं घुसा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शायद घुसा हूँ कि आई नीड टू कीप माई सेल्फ एक्साइटेड। और एक्टिंग बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि हर दिन तो आप शूटिंग कर नहीं रहे हो, हर दिन आप थिएटर कर नहीं रहे हो, और मैं उतना डिसिप्लिन्ड एक्टर भी नहीं हूँ कि मैं सुबह शाम दोपहर रियाज भी कर रहा हूँ। वैसा भी नहीं है। मन होता है तो मैं घंटों उसमें लग जाता हूँ, मन नहीं होता है तो नहीं करता हूँ। सेम राइटिंग को लेके है कि हर दिन वाला डिसिप्लिन नहीं है कि मैं लिखूँगा, पर अगर मन हो गया तो हो सकता है 15-20 दिन तक मैं लगातार लिखता ही रहूँ, घंटों घंटों लिखता रहूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कीपिंग माई सेल्फ एक्साइटेड। तो उस वजह से मैं नई नई चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ जी। और मुझे डर भी कभी कभी लगता है कि यार मैं कहीं बोर हो गया इस चीज़ से तो फिर क्या होगा, फिर ये तो छोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शायद डायरेक्टिंग की तरफ भी मन बनाया अपना, लिखना भी शुरू किया, सिर्फ इसी कारण कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें ढूंढते रहना है। वो डिसिप्लिन ना होने की वजह से मेरे लिए बहुत आसानी है कि मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाता हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग कहते हैं कि आप जितना गहरे आप जाते जाते हैं और ज़्यादा आपको मज़ा आने लगता है। तो एक्टिंग में मैं आज भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि
क्योंकि शूटिंग पे मौके बहुत कम होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बिल्कुल टेक्नीशियंस हैं, पूरा क्रू है, सब आपका वेट कर रहे हैं कि आप डिलीवर करो। बिल्कुल। और एज एन एक्टर इफ़ यू कांट डिलीवर बिकॉज यू आर स्टक विद योर एटीट्यूड कि यार मुझे कुछ नया ढूंढना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि आपको जो काम दिया गया वो करो और आप जाओ। शूटिंग की क्योंकि अभी बात चली, जी और मैंने कई शूटिंग इधर उधर से देखी, मतलब साइड में खड़ा होकर कुछ हो रहा है जोधपुर में कहीं कुछ, जी और बॉम्बे में भी रहा, इतने साल तो होती रहती थी, बट इस बार थैंक्स टू पुनीत में थोड़ा और ज़्यादा अंदर से देख पाया और समझ पाया। राइट। एंड आई रियलाइज एक बहुत बड़ा मिथ है आपकी इंडस्ट्री का कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ। एटलीस्ट जो हम सुनते हैं बाहर कि 6 बजे का शूट है, लोग 12 बजे आ रहे हैं, 10 बजे का शूट है, शाम को 4 बजे 6 बजे आ रहे हैं। बट इस बार जो मैंने देखा, और फिर मेरी पुनीत से डिटेल में बात हुई कि सवेरे 6 बजे का अगर सीन है तो ये सब लोग सवेरे 4:30 बजे तैयार हो रहे हैं, 5 बजे तक गाड़ी निकल जाती है या 5:30, अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं। और उस दिन आपको 6 बजे रैप अप होना था, मैं 5 बजे के करीब आया था शूट पे, और 5:50 के करीब रैप अप हो भी गया, सब खत्म हो गया था, सब पैकअप हो गया। जी। तो जो मैंने उससे पूछा, और जो शायद आपसे भी कल अपनी बात हुई थी, कि ज़्यादातर इंडस्ट्री वो फॉलो करती है, एक आधा कुछ सुपरस्टार्स होंगे या कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, बट लार्जली इंडस्ट्री इज़ अ वेरी पंक्चुअल थिंग, इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हिम। हाँ, बिकॉज एवरी सेकंड कॉस्ट मनी एग्जैक्टली इन दिस फील्ड। एग्जैक्टली। और बहुत पैसा खर्च होता है शूटिंग रन करने के लिए। हाँ। और इफ़ यू आर सिटिंग आइडल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ शूट नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब यू आर लूजिंग मनी। तो यहाँ काम करते रहना पड़ता है। हाँ। और इसलिए टाइम पे चलना भी पड़ता है। हाँ। और एक्टर्स के लिए और भी ज़्यादा प्रेशर इसलिए होता है कि सबने अपना काम कर दिया है। करेक्ट। अब कैमरे के सामने आप हैं, और बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, समटाइम्स यू मे बी ऑफ, नहीं हो रहा है, कुछ दिमाग में वर्कआउट नहीं हो रहा है या डिलीवर नहीं हो रहा है। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन कि आप शायद दिमाग में सोच रहे हो कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, बट बाकी लोगों को लगे कि नहीं, दिस इज ओके, दिस इज गुड। करेक्ट। एंड यू आर स्टिल डिलीवरिंग। करेक्ट। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड एज एन आर्टिस्ट। पर आप दुनिया को ये दिखा दें कि हाँ, अरे अच्छा तो है, इट्स ऑल गुड। बिल्कुल। पर दिमाग में आपको पता है कि नहीं यार, मैं शायद थोड़ा वो भी मैंने वक्त और देखा। थोड़ा टाइम और मिल जाए, कुछ टेक्स और मिल जाए तो शायद आई कैन गेट वो भी बेटर, मैंने देखा आई कैन डू इट। यस। तो आर्टिस्ट लाइक मी, एक्टर लाइक मी, वी नीड टू बी डिसिप्लिन। हम लोग को डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ वी कांट डिलीवर वी विल बी थ्रोन आउट। हाँ। इनफैक्ट आज की तारीख में मुझे लगता है एवरीबडी इज डिस्पोजेबल। यस। आप नहीं डिलीवर करोगे, ऑन टाइम नहीं डिलीवर करोगे, तो आपकी जगह दूसरा बैठा है जो इसको वो तुरंत लेके आएंगे, उससे काम करवाएंगे। करेक्ट। तो अब वो वाली बात नहीं है कि 100% सेटिस्फैक्शन, मुझे 50 टेक मिलने चाहिए। हाँ। जब तक आई एम नॉट, आई थिंक वो ज़माना अब गया है। अब बहुत तेज़ी से काम होता है, बहुत लिमिटेड टाइम में होता है, और आर्टिस्ट्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि दे नीड टू डिलीवर, दे नीड टू डिलीवर। और वो बहुत कम टाइम होता है आपके पास जब आपको मौका मिलता है कि आपको डिलीवर करना है। करेक्ट। और अगर उस समय आप बार बार डायरेक्टर को बोलो या डीओपी को बोलो या एडीज को बोलो कि यार मैं आई कांट फील इट, आई कांट डिलीवर, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर फीलिंग, करेक्ट। जस्ट डिलीवर एंड गो। तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन नाउ। सो ये जो मिथ मेरा ब्रेक हुआ, जी, ये मैं एक्चुअली चाहता था अपने ऑडियंस को भी जानना कि ये नहीं होता है ऐसा, बहुत टाइम बड़े पंचुअल। और द रीज़न मैं ये मिथ बोल रहा था बिकॉज 1-2% शायद होता हो, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार है, लेट हो रहा है तो हो सकता है हो, बट लार्जली इंडस्ट्री बहुत पंचुअल है, जैसे आपने बताया। वो इसलिए मैं पिक कर रहा था, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ट्रू है। जी। बहुत लोगों को लगता है इंश्योरेंस के क्लेम नहीं पास होते, क्योंकि एक आधा जो क्लेम नहीं पास होता है उसकी न्यूज़ आती है। राइट। 99.9% जो जो पास हो रहे हुए हैं उनकी न्यूज़ नहीं आती। ये थोड़ा मिथ मेरे को थोड़ा सिमिलर लगा। दूसरा जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार मैं पहली बार पास से देख रहा था और फील ले रहा था, इज, एंड ये लार्जर ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए नई चीज़ है कि अब ऑडियो भी लाइव ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ, सिंग साउंड। जी हाँ, जी जो आप बता रहे थे, ऑन लोकेशन। जी, ऑन लोकेशन। सो जो पहले के ज़माने में जो हम सुनते थे ना कि मूवी शूट हो गई, फिर वो डबिंग अलग हो रहा है और पूरा वो चला गया है, अब लाइव है। बिल्कुल बिल्कुल, सब करना पड़ता है बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर एंड इट सेव्स लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। आर्टिस्ट्स बिजी हो जाते हैं शूट के बाद, दे आर ऑन समथिंग अदर,
बहुत कोऑर्डिनेशन में टाइम जाता है, डबिंग के लिए बुलाना पड़ता है, फिर Correct. ऑफ कोर्स दे विल कम एंड डू इट, बट अगर आज की तारीख में देखिए जो लाइव हो गया हाँ उसके आसपास ही आप पहुंचोगे अगर आप डब करने जाओगे उसको, वो वाली बात नहीं होगी जो लाइव हो चुकी है, अगर ईमानदारी से उस बात को देखा जाए तो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो डबिंग शुरू से ही मुझे एटलीस्ट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, हमेशा मैं डिसअपॉइंटेड होकर निकलता था डबिंग करने के बाद। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैंने जो Live वहाँ में किया दिया था वो यहाँ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं कि अरे सर वो ऑलमोस्ट मैच कर गया है जो हम चाह रहे थे और जो आपने किया था। बट मुझे पता है कि जो वहाँ किया था वो और जो डब किया है वो कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं आई हो थिंक इसीलिए शायद, और हो सकता है मैं एज एन आउटसाइडर देख रहा हूँ, जी जी ये ही एक टाइम है जब से ये चीज़ शुरू हुई। और सर काफ़ी थिएटर वाले आर डूइंग मच बेटर इन मूवीज देन ओनली मूवीज, बिकॉज आप लोग थिएटर में हमेशा लाइव ही देते थे, तो यू वर नॉट यूज टू कि बाद में अभी कुछ भी गलत वॉइस चलेगी बाद में डाल दूंगा डब करके। हाँ, आई थिंक वो सिनेमा का भी एक डिसिप्लिन है। हाँ। जो ट्रेन एक्टर्स हैं और खासतौर पे सिनेमा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्राफ्ट का पता है, हाँ तो वो इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिएटर एक्टर्स ही कर सकते हैं ऐसा। फिल्म स्टूडेंट्स या फिल्म एक्टर्स जो है या फिर जो स्क्रीन मीडियम के एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, दे ऑल्सो आर वेरी गुड एट इट। उनको पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे एवरीबडी इज इवॉल्विंग। अब तो हमारे यहाँ फिल्म स्कूल्स बहुत सारे खुल गए हैं, Correct. एक्सपोजर बहुत है। आज की जनरेशन जो है स्क्रीन को लेके बहुत कंफर्टेबल है, एब्सोल्युटली। एंड दे कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जो कि डिसिप्लिन फिल्म मेकिंग का चाहता है। कि एक ही शॉट के रीटेक्स आपको कई बार करने पड़ते हैं। हर चीज़ 100% ठीक नहीं हो जाती पहली बार। कभी कैमरा ऑफ चला जाएगा, कभी साउंड ऑफ चला जाएगा, कभी एक्टर नहीं अभी हमारी लाइट बंद हो गई थी। जी, लाइट बंद हो गई आपकी। कल भी हम सीन शूट कर रहे थे जो शायद आपने देखा, सुबह तोतों की आवाज़ पूरे दिन चल रही थी, बार बार कट हो रहा था बिकॉज साउंड वाले को तकलीफ हो रही थी एंड ही वाज नॉट गेटिंग द क्लियर कट, पूरा टेक नहीं मिल रहा था उसको, तो हमको कई बार शॉट्स रिपीट करने पड़े उसकी वजह से। तो आई थिंक वो डिसिप्लिन करते करते ही आता है। और जो फिल्म स्टूडेंट्स होते हैं या थिएटर स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज वो क्राफ्ट डेवलप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दे गेट बेटर एट, वो धीरे धीरे बेटर हो जाते हैं। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं वो आपको ये बता दूं कि ये क्राफ्ट है। करेक्ट। और करते करते ही आप इम्प्रूव होते जाते हो। हाँ। जैसे कि कहावत है ना कि जो वाइन होती है जितनी पुरानी होती जाती है उतना बेटर होती जाती है। तो एक्टर भी जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे अनुभव इकट्ठे करता है, वो बेटर होता जाता है, लोगों को और बेहतर लगने लगता है। पर मेरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं बहुत सीरियसली मानता हूँ, जादू पूरे प्रोजेक्ट में शायद 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए होगा, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ हम जी गए इस मोमेंट को। और हर आर्टिस्ट उसी को बार बार रिलीव करना चाहता है, उस फीलिंग को। पर यकीन मानिए कि वो आप 10 सीन करेंगे तो शायद एक सीन में, ऐसे कई एक्टर हो सकते हैं बोलेंगे नहीं आई फेल्ट इन एवरी सीन दैट मैजिक। पर मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर मैंने फील शायद 2 सेकंड के लिए किसी एक सीन में, जहाँ मुझे लगा कि यार हाँ ये कुछ हुआ और कुछ मज़ा आया। और वो आपके सामने वाले एक्टर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो मोमेंट आया कि नहीं। और उसी को फिर से जीने के लिए, फिर अनुभव करने के लिए आप बार बार एक्टिंग करते हो, बार बार उसी के आसपास जाना चाहते हो कि वो फीलिंग जो है वो चमत्कृत करती है कि अरे मेरे अंदर ये भी था, हाँ, और ये मैं कर पाया। तो मुझे लगता है कि वो मोमेंट्स बहुत रेयर होते हैं और रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स होते हैं। बाकी जो भी हो रहा होता है, बिकॉज करते करते आप इतने इम्प्रूव हो चुके होते हैं, इतने इवॉल्व हो चुके होते हैं कि सामने वालों को लग रहा होता है कि अरे यार क्या कर दिया है, क्या जादू है ये। पर आपको पता होता है कि वो जादू पूरे प्रोजेक्ट में शायद 1-2 सेकंड या एक सीन या एक शॉट में आया होगा। बाकी सब क्राफ्ट है। बाकी आप बार बार वो क्राफ्ट के जरिए सामने वाले को बता रहे हो कि देखो मैंने जादू किया है, पर आपको पता होता है कि जादू बहुत क्षणिक एक आया है, कुछ एक मोमेंट्स में आता है। तो मेरे को आपने, क्योंकि आपने बोला, मेरे को अभी स्माइल आई जा रही है। मेरे को अपने MBA डेज याद आ गए। हमारे कॉलेज में जब हम MBA कर रहे थे, थिएटर नहीं होता था,
बहुत सारे और अलग अलग क्लब्स थे, मार्केटिंग क्लब, ये जी। क्लब, वो क्लब। MBA वाले कहते थे कौन प्ले करेगा, तो हमारा एक एक्रेडिटेशन का हो रहा था और सडनली यूनिवर्सिटी ने बोला कि कुछ रखो स्टेज पे गाना, ये वो। तो मैं कहा देखो, जो लोग कर रहे थे, मैं थोड़ा खाली था, मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया एंड मैंने कहा चलो करते हैं, छोटा सा प्ले करते हैं। बट इट वॉज नॉट तुगलक या कोई वैसा कोई बहुत बड़ा प्ले नहीं था। जी, जी। ऑल्दो हम जब पढ़ रहे थे, तुगलक का नाम इसलिए लिया क्योंकि हमारे उधर एक कॉलेज है माइका अहमदाबाद में, वो हर साल दर्पण एकेडमी में 3 घंटे का बड़ा प्ले करते थे, एज उनका प्रोजेक्ट होता था, फुल लेंथ, हाँ। तो फुल लेंथ प्ले। तो वो उस साल हमने तुगलक देखा था उनका, जो इनका गिरीश कर्नाड सर का लिखा हुआ प्ले है, बहुत शानदार प्ले। तो हमने कहा इतना तो हम नहीं कर सकते यार, उसके लिए यू नीड सो मेनी अदर थिंग्स, छोटा सा करते हैं 20-25 मिनट का स्किट, एक्चुअली देखा जाए तो प्ले भी नहीं। तो हमने कहा चलिए करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया। दिस इज़ प्री यूट्यूब वाला एरा, जब कुछ आप देख भी नहीं सकते थे। तो एक ब्रिटिश ग्रुप है मॉन्टी पाइथन सर्कस के नाम से, आपने तो सुना है जी जी। यंगस्टर्स को आजकल नहीं पता होता, तो हमने मॉन्टी पाइथन का एक प्ले लिया, वापस यूट्यूब पे नहीं देखा, उनकी स्किट्स मिल गए हमारे को। तो हमारे को लाइब्रेरी में एक क्लिप्स वगैरह जो है, नहीं, वो क्लिप की स्क्रिप्ट मिल गई थी हमारे को। अच्छा, ओके। वो बुक उनकी कहीं छपी थी लाइब्रेरी में, हम ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो वो मिली। अब उसको हमने इनैक्ट करना शुरू किया, तो 3-4 मिनट का ही हुआ, छोटा सा उनका स्किट था। हमने कहा 3 मिनट करेंगे तो कॉलेज से और डांट पड़ेगी, तो हमने उसमें चीज़ें ऐड करते गए, चलो ये एक लाइन तू कर, मैं करूँ, एंड आई हैड टेकन द लीड, सो आई बिकेम द राइटर, प्लस वी केप्ट ऑन एडिंग टू द स्क्रिप्ट, वी हैड टू मेक अ 20-minute थिंग, राइट। तो वो 4-5 मिनट को हमने कहा चल ये भी ऐड कर ले, वो भी ऐड कर ले, तो वी केप्ट ऑन जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स की अच्छा। फिर प्ले करते, फिर सडनली किसी को आइडिया, यार मैं इसको ऐसे बोल लूँ क्या, तो यू वुड राइट। आपने तो खैर इतनी बार देखा होगा, मेरे लिए वो यूनिक एक्सपीरियंस था। एंड मैजिक से इसलिए मेरे को याद है कि प्ले अच्छा बन गया, 20 मिनट्स का हो गया। एंड प्ले करते करते, इंग्लिश प्ले था मॉन्टी पाइथन का, करते करते सडनली जब एक्चुअल प्ले हो रहा था, बिजली उड़ गई। एंड बिजली उड़ते ही, एंड दिस इज द एरा जहां वो माइक लटका करते थे, अगर आपको ध्यान हो, प्ले स्टेज पे हैंगिंग माइक्स होते थे। कॉलेज का ऑडिटोरियम था, मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड के लिए जो बिजली उड़ी, फटाक से फिर जनरेटर चला, बिजली आ गई। एंड मेरे सामने जो मेरा फ्रेंड था पवन, उसके मुंह से नॉट एज अ प्ले बट उसके इन जनरल निकला वैभवी। वो क्योंकि आर्टिस्ट तो हम है नहीं, इतना प्लान ट्रेन नहीं है ना, हमने ये प्लानिंग करी थी कि बिजली जाएगी। जी जी। तो एंड आई हैड दैट डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन जो आयरिश लेके आया था मैं थोड़ा सा, कि मतलब स्टोरी में थोड़ा लगे, तो मैं उसी एक्सेंट में बोला, मैं यू वर दैट साइड ऑफ द रोड एंड आई वाज दिस साइड ऑफ द रोड, वो इन जनरल बताने के लिए उसको बता भी दिया क्या चल रहा था, और उसका जो लास्ट डायलॉग था उसके एक्सेंट में जाके बता के दिस इज द स्टूपिड थिंग यू वर सेइंग। एंड बाद में जब प्ले खत्म हो गया, उस पर काफ़ी तालियां बजी। ज़्यादातर लोगों को लगा कि वो पार्ट था, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, कि ये पार्ट था प्ले का। एंड वो जो एक मैजिक, मेरे लिए वो एक मैजिक सा मोमेंट था, क्योंकि उसके बाद हमारे कॉलेज में पूरा प्ले का अभी भी है, पूरा क्लब बना, उन्होंने बोला होना चाहिए। एंड चेहरे नाम है उसका क्लब का। ओके। सो अभी 25 इयर्स के करीब हो चुके हैं क्लब को। एंड अभी भी जब जाते तो कहते कैसे बना, मैंने कहा वो एक बिजली चली गई और बिजली जाने में जो एक मोमेंट बना, इट वाज लाइक अ मैजिक। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे अभी आपकी ये जो इंसिडेंट है उसको लेके याद आ रहा है कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिस दिन आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आज मैंने कमाल कर दिया, मज़ा आ गया, जादू हो गया, ये वो, आप अंदर से बहुत खुश हो रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडियंस को भी वैसा ही लगा हो या आपके को एक्टर्स को भी वैसा ही लगा हो सकता है वो आगे आपको बोले कि भाई क्या कर रहे थे तुम। तो वो बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि हो सकता है आपने वो जी लिया मोमेंट, बट वो कन्वे शायद ना हुआ हो। और स्क्रीन में तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टेक में कमाल, आपको लगा कि मैंने तो बहुत बढ़िया कुछ कर दिया, आपने वो मोमेंट शायद जी भी लिया, बट वो टेक्निकली यूज़ नहीं हो सकता, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ हो गया। तो जो टेक अल्टीमेटली फाइनल कट में आया वो कोई और टेक था जिसमें आप बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे थे। तो हमारे जो स्क्रीन एक्टिंग है वो थोड़ी ट्रिकी इसी वजह से है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, बहुत ही वेरिएबल। तो थिएटर में वो वाला जादू है कि आप को लगा कि आज जादू हो गया, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो जादू कन्वे भी हुआ हो ऑडियंस तक। करेक्ट। ऑडियंस को हो सकता है वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद भी ना आई हो कि अरे यार ये क्या था।
या फिर आपका डायरेक्टर। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल आई जो होती है वो डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर को पता लगता है कि आपने कब स्मार्टनेस की, कब ईमानदारी से किया, कब क्या किया। आई थिंक दे आर द बेस्ट जजेस, क्योंकि वो शायद उस प्रोसेस को दोनों तरफ से देखते हैं, ऑडियंस की तरफ से भी एज अ स्पेक्टेटर और एज अ आर्टिस्ट भी देखते हैं। एंड दे आर समवेयर इन बिटवीन हु वांट टू कीप दैट बैलेंस, कि ना वो इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, वो अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन में है। तो आई थिंक दे आर द बेस्ट जजेस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। मैंने एक प्ले किया था, उस प्ले में मुझे लगता था कि बड़ा कमाल का, एक पर्टिकुलर शो में मुझे लगा, मैंने, और मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ कि वो उसमें ऑडियंस जो है वो पागल हो जाती थी। वो मतलब मेरे ही कैरेक्टर को पसंद करते थे। और उसके कुछ 10-15 शोज़ हो गए थे और मैं बड़े हवा में कि मैं कुछ तो ब्रेक थ्रू है या कुछ तो सोच के बैठा हुआ था। वन फाइन डे एक पर्टिकुलर पार्टी में जो डायरेक्टर थे शो के, वो मेरे पास आए और बहुत संजीदगी से उन्होंने बोला कि तू मेरे प्ले की क्यों ऐसी तैसी कर रहा है। और मेरी एकदम आंखें फटी की फटी रही। मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा था कि मैंने तो बहुत प्ले के लिए मैं बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आता है, ऑडियंस को पसंद आता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं सबोटाज कर रहा हूँ, मैं प्ले को बर्बाद कर रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, तू ऑडियंस को बताना चाहता है कि तू कितना अच्छा कर रहा है। लोग तेरे ऊपर हंस रहे हैं, कैरेक्टर के ऊपर नहीं हंस रहे हैं। तो दैट वाज समथिंग विच ओपन माय माइंड कि हाँ यार, मेरा काम है कैरेक्टर प्ले करना, करेक्ट। रादर देन ऑडियंस के लिए प्लेइंग टू द गैलरी करना। दैट ओपन माय कि नहीं यार, मैं अपना कैरेक्टर करूँ ना। ऑडियंस इफ दे गेट इट दे गेट इट, इफ दे डोंट गेट इट दे डोंट गेट इट, इट्स ओके, टोटली फाइन, आई हैव टू डू माई जॉब। तो एज एन एक्टर मुझे अब जो पिछले 15-20 सालों में जो मुझे समझ में आया है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ जो मुझे मिला है वो कर दो एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन दैट। जादू होगा, मज़ा आएगा, वो आपका पर्सनल वो है। ऑडियंस तक कितना कन्वे हो रहा है वो उनकी अपनी चीज़ है। आप बस वो डिटैचमेंट पे काम करो कि मैं गिर नहीं पड़ूंगा ऑडियंस के लिए, कि मुझे तो इनको एंटरटेन करके ही देना है, मुझे करना ही करना है इनको एंटरटेन। नहीं, आपका काम है एक्टिंग, अपना कैरेक्टर करो, निकल जाओ वहाँ से एंड लीव द ऑडियंस विद व्हाट यू हैव डन, एंड इफ दे गेट इट दे गेट इट, इफ दे डोंट इट्स टोटली फाइन। बहुत ही डीप है ये वाली। जी 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 जी। और वो बहुत साल लग गए मुझे ये बात समझ में आने में। और इसी इंसिडेंट को एक और साहब थे, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से एक चीज़ समझाई थी। आई थिंक वो रियल इंसिडेंट था कि नहीं था मुझे आज तक नहीं पता, पर इंग्लैंड में ओथेलो का शो था या मैकबेथ था या कोई था, दो राइवल कंपनीज के एक्टर्स सेम टाइम पे ओथेलो कर रहे थे या मैकबेथ कर रहे थे, एंड दे वर ह्यूजली पॉपुलर इन दी ऑडियंसेस। बहुत पुरानी बात है शायद ये। वो दोनों एक्टर्स ऑलमोस्ट लाइक एट पार, कि ये कैरेक्टर मैकबेथ का या ओथेलो का जो ये दोनों करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट एट पार। और बहुत क्रिटिकली दोनों कॉम्पिटिटिव भी थे। तो ऑडियंस के दिमाग में था हु इज बेटर। तो वन पर्टिकुलर शो में, एक पर्टिकुलर शो में ऑडियंस आई और जो दूसरा एक्टर था वो शो देखने आया, छुप के ऑडियंस में बैठ के देखा उसने शो। एंड शो ख़त्म हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन, ये वो सब तालियां, ये वो। ये एक्टर जो देख रहा था स्पेक्टेटर्स में बैठ के, ऑडियंस में बैठ के नाटक देख रहा था, वो एकदम ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था उस शो को देखने के बाद। एंड वो गया बैक स्टेज में उसको मिलने के लिए। बैक स्टेज गया मिलने के लिए, तो पूछा कहाँ है वो। बोला वो मेकअप रूम में है। बोला अरे बुलाइए, मैं मिलना चाहता हूँ, कि मैंने आज तक ऐसा ओथेलो या मैकबेथ नहीं देखा है। इस आदमी ने जो कर दिया है मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कर सकता है। और वो पीछे पड़ गया कि मुझे मिलना है। वो निकल ही नहीं रहा कमरे से बाहर, अपने मेकअप रूम से, ग्रीन रूम से निकले ही ना बाहर। अब वो खटखटा रहे हैं दरवाज़ा, ये वो। अल्टीमेटली लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आए हैं मिलने के लिए, मिल तो लो यार। वो किसी भी ऑडियंस से नहीं मिला था। अल्टीमेटली इस एक्टर का नाम सुना तो फाइनली उसने दरवाज़ा खोल के बोला तू अंदर आ जा भाई। तो उसको अंदर बुला लिया एंड वो कुर्सी पे बैठा है सर पकड़ के। उसने बोला यार तुम क्या कर रहे हो।
तुमने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता, यू आर द बेस्ट, मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आई एम नो वेयर क्लोज टू व्हाट यू हैव डन। ये सब बातें वो कर रहा है, वो सर पकड़ के बैठा है एकदम रुआसा हो गए। तो उसने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, इट्स डिसाइडेड। तो उसने बोला आई नो, मैंने जो कर दिया है इट्स फैंटास्टिक, नोबडी कुड हैव डन इट बेटर, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया। वो जादू है। और रिपीट कैसे करूं? वो रिपीट कैसे करूं? आप उसके आसपास शायद फिर से पहुंचोगे, बट वही फीलिंग चाहिए होती है आर्टिस्ट को कि यार मैं एक बार फिर से वो रिलीव कर जाऊं। वो बहुत मुश्किल काम, मुझे लगता है कि वही रिलीव करने के लिए, वही अचीव करने के लिए आर्टिस्ट पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, खपा देते हैं। कई बार ऊपर भी चले जाते हैं उससे, कभी नीचे ही रह जाते हैं, पर अक्सर उसके आसपास ही पहुंच पाते हैं। उस तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उसके ऊपर जाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। यस यस यस। मैं कई ऐसे डायरेक्टर्स का भी सुनता हूँ, जैसे जब ब्लैक आई थी तो बहुत लोग बोलते थे कि मिस्टर बंसाली ने ऐसा हिट कर दिया है जो शायद वो वापस ना, उन्होंने कई मूवीज़ बनाई उसके बाद, नो डाउट बहुत अच्छी भी बनाई, बट कुछ मूवीज़ पे ऐसा डायरेक्टर्स के लिए भी आई हैव रेड, बिल्कुल क्या टच कर दिया है, मुश्किल है रिक्रिएट करना वो मैजिक अगेन। राइट राइट राइट। और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो उस फेयर में पढ़ा ही नहीं कि मैं वो अचीव करूं, फिर से कोशिश करूं, और ज़्यादातर लोग 90-95% मुझे लगता है आर्टिस्ट जो है वही करना चाहते हैं। करेक्ट। जबकि उसका उलट होना चाहिए कि वो आपके हाथ में नहीं है, आप बस करते जाओ। एक्चुअली ज़्यादातर जब स्टार्स बन जाते हैं उनके वो कुछ डिमांड भी वैसी हो जाती है कि सेम रिपीट करो। वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, एक डिफरेंट चैलेंज है कि ऑडियंस उसी लाइट में देखना चाहती है उनको। फॉर एग्जाम्पल SRK की आई लव्ड फैन, जी जी जी, जो कई लोगों को नहीं पसंद आई क्योंकि वो बहुत ही अलग थी उनकी से, बट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वदेश, स्वदेश, जी 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 हाँ। मैं पुनीत को भी बोलता हूँ कि इसकी जो बैंगिस्तान है ये कई सालों बाद एक कल्ट हो क्लासिक के नाम से, मैंने कल क्लासिक बोला, बुरा मान गया कि इतनी बड़ी नहीं, मैंने कहा नहीं काफ़ी सारी मूवीज़ होती हैं जो अहेड ऑफ इट्स टाइम होती हैं कई बार, या कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे हमें नहीं होती वो वाली। आई थिंक हमारे आर्ट्स फील्ड का वही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि कई चीज़ों का इट्स ऑल अबाउट राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट प्लेस। सही वक्त पर अगर आप सही चीज़ लेकर आ गए सही लोगों के साथ में तो वो चल जाएगी, और हो सकता है आप कमाल की चीज़ लेके आ गए पर लोग ही उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं होगा। वो समझ में नहीं आएगी लोगों को, वो 10 साल बाद 15 साल बाद उसका जब समय आएगा तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो 15 साल समय के पहले की जो हम बातें कहते हैं ना, ये तो समय के आगे की सोच की थी चीज़। तो आई थिंक आर्ट्स फील्ड में कभी कभी ये भी होता है कि कई लोग अपने समय के आगे की चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं पहले ही, और हमको समझ में नहीं आता है, पर 8, 10, 15, 20 साल बाद समझ में आता है कि अरे ये क्या करके चले गए। एक्चुअली ज़्यादातर जो क्लासिक्स हैं जी जी अपने टाइम पे फेल हो गए, बिल्कुल ज़्यादातर। जी जी। हाँ, आप एक ऐसी मूवी में थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, कल अपनी बात हो रही थी उसमें कि घोड़े से गिर के आपका, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अगर नक्शल में वर्किंग विद अनुराग एंड आपने काफ़ी काम और भी किया है उनके साथ, बट हाउ वाज द मूवी का एक्सपीरियंस फॉर गैंग्स ऑफ वासीपुर, बिकॉज दैट इज अ माइलस्टोन मूवी इन इंडियन सिनेमा जी जी इन मल्टीपल वेज। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब हम कर रहे थे तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं था कि ये इस तरह की, हाँ मतलब डबल रोल भी था, और करते वक्त बिल्कुल ऐसा एहसास भी नहीं था, पता भी नहीं था कि ये इस तरह से आगे जाके इतनी बड़ी फिनोमिनन हो जाएगी कि लोग मेरा उसमें तो 50 कैरेक्टर थे उस फिल्म में, उसमें से एक पर्टिकुलर एक्टर मैं था जिसने उसमें काम किया था, मुझे भी लोग पहचानने लग गए। करेक्ट। और ये बहुत ही कम होता है कि जैसे शोले फिल्म थी, उसके एक एक कैरेक्टर को लोग आज भी याद रखते हैं, आज भी जानते हैं। कैरेक्टर छोड़ी, कैरेक्टर की घोड़ी धन्नो तक का नाम लोगों को ध्यान, धन्नो, और लाइंस उनकी याद हैं, डायलॉग्स उनके याद हैं, ऐसा बहुत कम होता है। गैंग्स ऑफ वासीपुर उस तरह की फिल्म है जिसके साथ ऐसा हुआ। और आप ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कभी प्लान करके नहीं बना सकते, ये हो जाती है। तो गैंग्स ऑफ वासीपुर बनाते वक्त भी मुझे लगता है कि ये सोचा नहीं गया था कि ये इस तरह से हम बनाएंगे कि ये आगे जाके इतना बड़ा मतलब टेस्ट केस बन जाएगी कि ये फिल्म मेकिंग ऐसी होती है।
पर आई थिंक इनोसेंस थी, ईमानदारी थी एक्टर्स की, और अनुराग एज अ डायरेक्टर ही कुड हैंडल सो मेनी कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइक दैट 2 पार्ट्स में। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरह से उसने बैक टू बैक दोनों फिल्में तो एक ही लॉन्ग शेड्यूल में बनाई, हाँ जो कि इजी नहीं था, और आई थिंक रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, पैसे भी बहुत कम थे, और बहुत सारे नए लोग थे हाँ उस फिल्म में। उनको लेके इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार हो जाना और उसका बन पड़ना, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो आई थिंक कुछ किस्मत भी है, कुछ डेस्टिनी भी है कि हम लोग उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जो इतनी बड़ी क्लासिक आज की तारीख में। एंड आई थिंक मिर्ज़ापुर होल्ड्स अ सिमिलर थिंग इन द OTT प्लेटफॉर्म। जी जी, आपका JP यादव एज अ कैरेक्टर, राइट जी, मतलब आई एम श्योर, एंड बिकॉज थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर रहा था आने से पहले, जी the minute I write JP Yadav, I'm sure there will be million, या एटलीस्ट मिलियन नहीं तो few thousands of JP Yadav in the world, but जैसे ही मैं गूगल में JP यादव डालता हूँ तो आप ही के बारे में सारा आ जाता है। जी जी मतलब जी, प्रमोद पाठक पे भी शायद ना आए, हाँ, बट वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कुछ। तो हैव यू हर्ड सम स्टोरीज, आपको किसी ने पीछे से आवाज दी हो कुछ वैसे? कई बार ऐसा हुआ, बहुत 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 स्ट्रेंज इंसिडेंट्स भी हुए हैं। आई थिंक किसी और पॉडकास्ट में मैंने शेयर भी किया था कि मैं टॉयलेट वॉशरूम में था, आई वॉज डूइंग माई ओन बिजनेस एंड समबडी एल्स केम, वो आके बगल में खड़ा हो गया, उसने बोला, एंड इन द मिडल ऑफ द बिजनेस ही इज आस्किंग मी कि सर वो नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है बताएंगे मिर्ज़ापुर का। मैंने कहा भाई इस जगह पे मतलब ये वाला सीजन थोड़ा रुक जाओ, ये खत्म करके फिर आगे बाहर मिलते हैं तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत हुए। सड़क पे चले जा रहे हैं तो दूर से कोई ऑटो वाला चिल्ला के बोल रहा है, आपको लगा कि शायद वो एज अ कस्टमर आपको बुला रहा है, बट वो एज अ कैरेक्टर आपको बोल रहा है कि अरे सर कहाँ जा रहे हो, आइए छोड़ देता हूँ। तो इस तरह की भी चीज़ें हमारे साथ बहुत होती हैं। कई रेस्टोरेंट्स में मैं गया हूँ, 1-2 रेस्टोरेंट्स में, तो मेरे साथ लिटरली हाथापाई की सिचुएशन आ गई जहाँ मुझे बोलना पड़ा कि भाई मैं पैसे दूंगा, बिल भरूंगा। हाँ। वो ऑफेंड हो गए, उन्होंने बोला कि नहीं आप कैसे मतलब पे करेंगे, हम फ़ैन हैं आपके। हाँ। आज भी एक साहब थे, वो गाइड थे, हाँ मैं विदाउट गाइड गया था क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि अनड्यू अटेंशन इधर उधर हो। करेक्ट। तो मैं चुपके से जाके अपना देख दाख के लौटना चाह रहा था फोर्ट से। हाँ 1-2 गाइड्स 3 गाइड्स जो पहचान गए, तो अलग अलग हिस्सों में वो लोग मिले मुझे, बार बार फोटो वोटो खिंचा ली, खत्म हो गई बात। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं खड़ा था तो उसने लिटरली 10 मिनट एक पर्टिकुलर गाइड ने खड़े होके मुझे पूरी कहानी और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो दी। मैंने कहा कि सर आपके और भी लोग हैं जिनको आप लेके घुमा रहे हो, आप उनको टाइम दो, ठीक है, मैं आई कैन जस्ट। बोले नहीं सर आप हमारा एंटरटेनमेंट करते हो, हमारा इतना तो बनता है कि हम 5 मिनट आपको अपने काम को लेके बता दें जिससे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो ये इंसिडेंट्स होते हैं, और आई थिंक आर्टिस्ट की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि चलिए पैसा ठीक है, लाइवलीहुड अच्छी बात है, पर जो प्यार मिलता है और जो अटेंशन मिलता है वो एक अलग आई थिंक नशा है। बिल्कुल। जिसकी भी आदत पड़ जाती है लोगों को, और फिर जब वो अटेंशन मिलना बंद होता है तो फिर उसको ही ढूंढते रहते हैं लोग। तो होपफुली मेरे अंदर वो उतना नहीं है कि मैं उसको पागलों की तरह ढूंढता फिरूं हर जगह, पर जब तक मिल रहा है अच्छा है। बढ़िया जी सर। आई थिंक वैसे तो अपनी कहानियाँ बहुत सारी हैं जी 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 जी। आई एम श्योर, बट कमिंग टू इंश्योरेंस इन इनका, बस मेरे को जैसे अपनी बात हुई थी पहले, you and people from the entertainment industry don't focus much, या insurance is not your cup of tea literally, जी आप इतने नहीं, but you know what we believe is जिस तरीके से एक ढंग से स्क्रिप्ट लिखी जाती है पहले, फिर आप उसकी शूटिंग करते हैं, फिर वो एडिटिंग रूम पे जाके काम होता है और फिर रिलीज़ होती है। तो थैंक्स टू मिर्ज़ापुर ओनली, क्योंकि मेरी पुनीत से लंबी बात होती थी। जैसे आपने वॉशरूम का किस्सा बोला, मैं वॉशरूम तो नहीं, बट उसको फ़ोन करके बोलता रहता था सीज़न 2 कब आ रहा है, सीज़न 2 कब आ रहा है। फिर वो कहता था अब मैं लिखना शुरू करूँगा, फिर अब शूटिंग हो रही है, फिर मैंने कहा अब शूटिंग होगी तो दे दे। कहते नहीं भैया अब तो असली काम होगा जो एडिटिंग में जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो सिमिलरली लाइफ में हम यही बोलते हैं इंश्योरेंस के लिए कि, और ये बहुत सारे लोगों की गलती हो जाती है, जब वो बीमार पड़ते हैं फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढते हैं। तो आप एडिटिंग रूम में जाके जो चीज़ बनी है वही एडिट कर सकते हो, नया नहीं क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ। उसी तरीके से
स्क्रिप्ट जब बन रही है वो स्टेज हम बोलते हैं कि इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए लाइफ में। जब आप हेल्दी हो, ठीक हो, शूटिंग इज इक्विवेलेंट टू लिविंग अ लाइफ, कि अब आपकी बीमारियां आ रही हैं जा रही है, और एडिटिंग इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू अ हॉस्पिटलाइजेशन। राइट। एक बार हॉस्पिटल जना पहुंच गया तो आपने जो पॉलिसी ले रखी थी, जो बीमारियां आपकी लाइफ में हुई हैं वो कवर हो जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर साइड, वी टेल एवरीवन कि सही समय पे आप चीज़ें ले लीजिए, बिल्कुल। इंश्योरेंस खास तौर पे। जैसे स्क्रिप्ट में जो चेंज करना है स्क्रिप्टिंग पे कर लो, एडिटिंग में जो बना हुआ है वो उसी में से आप निकाल सकोगे। बिल्कुल राइट। और दूसरा मेरे को आपसे पूछना था, आपने इनका शो और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ट्राई किया, आपके एज अ नॉन इंश्योरेंस पर्सन क्या थॉट्स थे, आपको कैसा लगा? आई थिंक बहुत ब्रीफली हमने बहुत उस briefly एक्सपीरियंस को द बेस्ट थिंग आई फेल्ट वाज टू गेट ऑन द प्लेटफॉर्म वाज वेरी क्विक एंड फास्ट एंड very user friendly. बस Very limited time was required to get onto that and बहुत जल्दी आई थिंक उसका आप क्या कहते हैं रिपोर्ट भी आ गई एंड सजेशन भी आ गए कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और किस कंपनी का पॉलिसी लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली बट आई विल एक्सप्लोर मोर। हाँ, एंड आपकी जो आई थिंक AI असिस्टेंट, हाँ जी, वानी very very quick in kind of asking what I required and very quick in responding to what I told or asked for. So वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होने की वजह से, क्योंकि एक बहुत बोलचाल वाली भाषा थी, हाँ। टेक्निकल भी नहीं थी, हाँ। थोड़ी हिंदी भी थी, अंग्रेजी भी थी, यूजर फ्रेंडली थी। तो भाषा जब आपकी फ्रेंडली होती है, हाँ, बहुत लिटरेरी ना होके, बहुत ऑफिशियल ना होते हुए रोज़मर्रा की जो बातचीत वाली भाषा होती है, आई थिंक वो आपको तुरंत कनेक्ट कर लेती है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एस्पेक्ट था इसका, ये दिस गेट्स मी मोर इंटरेस्टेड इन कि आई विल गो अगेन एंड आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाट आई रिक्वायर एंड व्हाट दे विल सजेस्ट। तो आप रात को 2 बजे भी करना बिल्कुल। इंश्योरेंस और फाइनेंस को लेकर सबसे बड़ी समस्या मेरे अंदर वही है Correct. कि आई कुड नेवर ब्रेक थ्रू दैट बैरियर, क्योंकि आप एक बार, और शुरू से ही इंक्लाइन नहीं था मैं, ऑफ कोर्स बीकॉम किया मैंने, बट मैंने बीकॉम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए किया था। पर पैसों को लेके और जो इंश्योरेंस है, बीमा और ये सब, इन सब चीज़ों को लेके कभी दिमाग में कुछ ख्याल आया ही नहीं। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, उम्र बढ़ती है आपकी, तो आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये तो 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो थैंकफुली वो अभी एक्सपीरियंस किया है, तो अब आप भी हैं और मैं भी हूँ और जी भी हैं, देखेंगे। ये शुरू ही एक्चुअली इसलिए हमने किया था बिकॉज आज से 2 साल पहले, जैसे मैं बताया था, मेरे कुछ दोस्तों से बात हो रही थी मेरी एज के, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कोई CA है, कोई TCS इन्फोसिस में काम कर रहा था, अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट जब उनसे उनकी इंश्योरेंस को पूछो तो उनको यही नहीं पता था कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है। बिल्कुल जी हाँ, जो आमतौर पे इंसानों को नहीं पता होता है। बट यही सबसे ज़्यादा, जैसे अपनी बात हो रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, तीनों सेम है। बिल्कुल। बट बेसिकली हॉस्पिटल पहुंचने में जो आपको कवर करे और एक इन केस ऑफ डेथ कवर करे, ब्रॉड ये होती है, इसी के अंदर काफी सारे लेयरिंग हो जाती है। राइट। तो वही हमने इसलिए शुरू किया था। बिल्कुल। बट थैंक यू सर फॉर कमिंग। अरे माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं डेफिनेटली अपना पॉडकास्ट का सीरीज बन सकता है। आपकी जितनी मैंने पिछले 36 घंटे में कहानियां सुनी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं टच किया। एक अपनी बात चल रही थी ऑन योर प्ले विच यू डिड 600 शोज अक्रॉस द ग्लोब। कितनी कंट्रीज आप कल बता रहे थे? इट वाज अ वेरी डाइवर्स, हो होंगी 15-20 कंट्रीज तो डेफिनेटली हो अक्रॉस द ग्लोब प्रैक्टिकली आप घूमे उस समय, कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। यू हैव आल्सो वर्कड एंड दैट आल्सो वी टच्ड अपॉन द इंडिया पाक और अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज के जो गाजा इजराइल डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज के बच्चों के लिए एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो द रीजन येस्टरडे मैंने सडनली आपसे बोला कि लेट्स क्विकली शूट, एंड मनी को भी मैंने बोला कि अगर स्टूडियो मिल जाए, कल शाम कल बात ही नहीं हुई थी, इनको किसी को नहीं पता था, बिकॉज यू नो इट वाज नॉट ओनली अबाउट थिएटर। आपका जो डाइवर्स बैकग्राउंड था जी, आई थिंक 10-15 डिफरेंट थिंग्स जो अपनी अलग अलग चीज़ों पे बात हुई, फ्रॉम
पीपल वर्किंग ऑन द कार्गो वाली जो आपने स्टोरी सुनाई, जो हो सकता है कभी मूवी भी बने उस पर। बिल्कुल So I did not touch it. मैं कहा लेट इट बी अ सरप्राइज। राइट एंड जो अपनी बात हुई थी पाकिस्तान के कबाब खाने वाली एंड द वाघा बॉर्डर डिस्कशन, सो मेनी थिंग्स। जी होपफुली वी मीट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल एंड एक चीज आई विल ग्रैब दैट ऑफर जब भी मैं आऊँगा। सर ने एक मेरे को बहुत स्वीट ऑफर दिया, इफ आई वांट टू परफॉर्म कभी। अरे हाँ बिल्कुल तो वो भी एक सपना जो मेरा है। जी 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 जी, So थिएटर में हमेशा जरूरत होती है। हाँ। और एनी काइंड ऑफ वर्क ठीक रहा तो अब सिनेमा भी बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप यूज करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैमरा रेडी तो मैं हो ही जाऊंगा तब तक। बट अगेन थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।